हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने हीट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, फटाफट से उसके क्वेश्चंस देखते हैं हमारी जो बुक में है। एंड देन फिर यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रिवाइज भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए इसको करने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसे क्वेश्चन पहला आपको दिया है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, स्टेट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस between the laboratory thermometer and clinical thermometer। आपसे पूछा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच का क्या डिफरेंस होगा और क्या इसमें समानताएं हैं, यानी कि क्या इनमें सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच। जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, वो बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है। और जो ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर के अलावा कोई टेम्परेचर नापता है, लाइक किसी ठंडे पानी का टेम्परेचर नापना है, या आप कह सकते हो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर नापना है, तो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नापा जाएगा। तो अगर हम सिमिलैरिटीज पर बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इन दोनों के अंदर पहली बात तो याद रखना, दोनों के दोनों डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यानी कि ये दोनों के दोनों तापमान का मापन डिग्री सेल्सियस में करते हैं। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में इनमें टेम्परेचर का क्या होता है, मापन होता है, टेम्परेचर पे ये मेजरमेंट करता है। सेकंड चीज बात करें कि इनके अंदर दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, तो इन दोनों के अंदर मरकरी होती है। यानी कि मरकरी को यहाँ पर हम इन इसके अंदर रखते हैं सो दैट मरकरी इसके अंदर हम रखते हैं क्योंकि मरकरी पारा जो है वो बेसिकली क्या करता है, राइज अप होता है जब उसको टेम्परेचर मिलता है। तो इन दोनों के अंदर मरकरी को रखते हैं। तीसरी चीज, अब पहली चीज तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि दोनों के दोनों टेम्परेचर मेजर करने के लिए होते हैं। ठीक है। तो थर्मोमीटर है, तो दो डिफरेंस हमने देख लिए, दो सिमिलैरिटीज हमने देख ली कि एक सिमिलैरिटी दोनों डिग्री सेल्सियस है, दूसरी सिमिलैरिटी कि दोनों के अंदर मरकरी यूज होता है। यस, कहीं कहीं पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अल्कोहल भी यूज होता है, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करें अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, तो डिफरेंस हमारे बीच ये है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं करता। वो रैदर देन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर के तापमान के अलावा आप कोई सा भी तापमान उससे मापन करवा सकते हैं। लेकिन अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करूंगा तो वो ह्यूमन बॉडी के ही टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी के ही टेम्परेचर मेजर करता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी का छोड़ के और सारे टेम्परेचर मेजर करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यानी कि जो रेंज इसकी मेजरमेंट करने की है दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर मेजरमेंट करने की हम कहते हैं रेंज है, वो आपकी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यानी कि वो -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। तो इनके बीच अगर हम दो डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापता है, और थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं नापता। या फिर हम कह सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर छोड़ के और टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर को नापने के काम आता है। सेकंड थिंग, अगर बात करें जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसमें जो टेम्परेचर की रेंज है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन अगर मैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे बात करूं तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर की रेंज है वो हमारे पास जाती है आपकी -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए फटाफट से इन पॉइंट्स को नोट करेंगे एंड देन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, यानी कि हमें दो एग्जांपल बताने हैं कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कंडक्टर जो होता है यानी कि जो चालक होता है वो एक अच्छा चालक होने का मतलब ये होता है, कंडक्टर का नाम ही ये है कि जो हीट का फ्लो बहुत अच्छे से करा देते हैं, जो ऊष्मा का प्रवाह करा देते हैं। तो लोहा या मेटल्स, धातु आप कह सकते हैं, मेटल में लोहा हो गया या कॉपर हो गया, तांबा हो गया, आपका लोहा हो गया, आयरन और कॉपर, ये अच्छे अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये हीट को ट्रेवल करवा देते हैं या आराम से हीट को फ्लो करा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये छोटी सी बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट बात यहाँ पर यह है कि जो हमारा इंसुलेटर होता है यानी कि जो कुचालक होते हैं, कुचालक जो है वो अच्छे से हीट का फ्लो नहीं करवाते, यानी कि उसमें से हीट फ्लो नहीं होती। तो उसमें से हीट अगर फ्लो नहीं होगी तो इट मीन्स ये होता है कि आप ऐसे समझ लीजिएगा, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट जानी है। अब इनके अंदर क्या है ना, इनके अंदर हीट का फ्लो ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर हैं। बेसिकली हीट के फ्लो होने के लिए पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबल चीजें होती हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीन तरीके होते हैं। इंसुलेटर इनमें से किसी को भी फ्लो नहीं कराने देता हीट को। तो एज अ रिजल्ट अगर इंसुलेटर का मैं आपको एग्जांपल दूं, यानी कि कुछ चालक का मैं आपको उदाहरण दूं, तो इंसुलेटर वो होते हैं जो हीट को फ्लो नहीं कराते, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक के आपके घर में जो बर्तन है, बर्तन के जो हैंडल होंगे वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो जो प्लास्टिक के हैंडल बने हुए होते हैं, याद रखिएगा जो वो हैंडल है वो आपके बर्तन तो गर्म होगा लेकिन हैंडल आप इजीली हैंडल कर लोगे, तो आपको हीट नहीं मिलेगी या आपके हाथ को हीट नहीं लगेगी। जैसे तवा होता है, तवे का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है लकड़ी का। तो जब तवे का जो हैंडल लकड़ी का बना हुआ होता है उसको आप अपने हाथ से छुएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो गर्म नहीं लगेगा, जबकि तवे पर आप रोटी सेक रहे थे। तो कारण ये है लकड़ी, वुड। और जो हमारा प्लास्टिक हो गया या मैं कह सकता हूं रबड़, ये बैड कंडक्टर होते हैं, इनसे हीट फ्लो नहीं होती, इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो अगर मैं दो उदाहरण आपको कंडक्टर के दूं तो आयरन और कॉपर हो गए, और दो उदाहरण अगर मैं इंसुलेटर के दूं तो लकड़ी हो गई, वुड हो गई, और सेकंड एग्जांपल हो जाएगा कुचालक का हमारे पास प्लास्टिक। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि हमें रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो जो कोई बॉडी हॉट है तो हम कैसे बताएंगे ये बॉडी हॉट है या कोल्ड है? हाथ डाल के तो हम हर बार नहीं बताएंगे। तो हम हॉटनेस को जज कर पाएंगे बाय उसके टेम्परेचर से, यानी कि उसके तापमान से ही हम उसको टेम्परेचर को जज कर पाएंगे। तो किसी भी बॉडी की हॉटनेस को या कोल्डनेस को हम टेम्परेचर से बता पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि जो गर्म उबलता हुआ पानी है उसका टेम्परेचर आप कैसे मेजर कर पाओगे? तो जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आप मेजर करोगे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप कर सकते हो? नहीं, आप करोगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। बच्चे लोग याद रखना, जो बॉइलिंग वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है। अब 100 डिग्री का सेल्सियस का तापमान तो क्लिनिकल नापता ही नहीं ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कैनॉट, तो कैनॉट में आपका आंसर होगा क्लिनिकल। क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय, किससे मापा जा सकता है? तो आप याद रखना जो उबलते हुए पानी का तापमान आपको नापना है वो आप नापोगे एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। ठीक है, तो लैब थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो मेजर होता है वो किससे मेजर होता है? डिग्री सेल्सियस से मेजर होता है। तो टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस से मापा जाता है, बात याद रखना। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ऐसा कोई माध्यम ही नहीं है जो हीट का जो ट्रांसफर है, जब माध्यम नहीं है और हीट का ट्रांसफर करना है यानी कि ऊष्मा का संचारण करना है लेकिन बिना माध्यम के करना है, तो वो सिर्फ विकिरण यानी कि रेडिएशन से ही हो पाएगा। रेडिएशन ही ऐसा प्रोसेस है जिससे हीट का ट्रांसफर होता है जब कभी मीडियम प्रेजेंट ना हो। अदरवाइज जो दो मेथड है कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों को माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक कोल्ड स्टील है यानी कि एक ठंडे स्टील का चम्मच है, उसको गर्म दूध में डुबाया। आप देखेंगे हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है इस प्रोसेस में। तो हीट का ट्रांसफर जो ये चम्मच में हो रहा है वो कंडक्शन से हो रहा है, चालन से हो रहा है। तो चालन की प्रक्रिया से क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। जो काले मतलब डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना वो ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, गेन करते हैं। कंपैरिजन अगर बात करूं मैं लाइट कलर के कपड़ों की, यानी कि अगर लाइट कलर के कोई कपड़े हैं तो वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं।
तो हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, लेकिन सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि वो हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे और हमारी बॉडी की हीट को वहीं पे ट्रैप करके रखें, जिससे हमारी बॉडी की हीट बाहर ना जाए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, फटाफट नोट कर लेते हैं ये की पॉइंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीट का ट्रांसफर तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से, ठीक है। तो कंडक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हीट ट्रांसफर करती है, जो हीट ट्रांसफर करती है वो किसके प्रोसेस द्वारा करती है? वो करती है हमारे मीडियम के द्वारा। वहां पर सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं, और ठोस पदार्थों में क्या होती है? ऊष्मा का संचारण होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। वहीं पर अगर मैं बात करूं कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन एक ऐसा मीडियम होता है, या कन्वेक्शन हमारा ऐसा मीडियम हो गया कि कन्वेक्शन हमारा ऐसा मीडियम हो जाएगा कि जहां पर मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होती है हीट ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ये फ्लूइड्स में होता है, जनरली सॉलिड्स में भी होता है बट फ्लूइड्स में ज्यादा होता है। जैसे आपको पानी गर्म करते हुए देखा होगा, तो उसमें ऊष्मा का संचारण जो होगा वो कन्वेक्शन यानी कि संवहन की प्रक्रिया द्वारा होगा। एंड थर्ड होती है रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, माध्यम की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो जो कोल्ड स्टील के स्पून को अगर हम एक ठंडे स्टील के चम्मच को गर्म दूध में अगर डाल देंगे, तो जो ठंडा स्टील का चम्मच है वो गर्म हो जाएगा, उसका कोना गर्म हो जाएगा। उसका कारण क्या है? जो ठंडा स्टील का चम्मच है वो होगा क्या, उसमें ना कंडक्शन का प्रोसेस होगा और उसका दूसरा कोना ना गर्म हो जाएगा। क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। और जो ये डार्क कलर के जो क्लोथ्स है ना, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं बिल्कुल लाइट कलर के क्लोथ्स से, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में हम देखते हैं सबसे पहले लैंड ब्रीज जो होती है वो क्या होती है? तो लैंड ब्रीज जो ब्लो करती है वो कब करती है? समर में, विंटर में, डे में या नाइट में? तो लैंड ब्रीज चलती है लैंड से, यानी कि धरती से। कहाँ की तरफ? ये लैंड से चलती है हमारी, तो जो लैंड ब्रीज चलता है वो चलता है तुम्हारा धरती से, जमीन से चलता है कहाँ की तरफ? वो जाता है समुद्र की तरफ। तो जमीन से समुद्र की तरफ जाता है ना, तो जमीन से समुद्र की तरफ जो हवाएं चलती हैं उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज रात में समुद्र जमीन ठंडी होती है तो रात में चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये वहां का टेम्परेचर मॉडरेट कर देगी जहां से ये जाएंगी, यानी कि ये चलती है जमीन से। तो जहां से ओरिजिनेट होती है उसके नाम पे लैंड लिखा रहता है। लैंड ब्रीज मतलब जमीन से चलने वाली। सी ब्रीज मतलब समुद्र से चलने वाली। तो समुद्र से चलने वाली हवाएं दिन के टाइम आती हैं जिससे लैंड पर रहने वाले लोगों को ठंडा ठंडा फील हो।
डार्क कलर के जो कपड़े हैं आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर के कपड़े कब प्रेफर होते हैं, तो डार्क कलर के कपड़े हम विंटर्स में पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े कब पहनते हैं, समर्स में पहनते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन द वेयरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लोथिंग। बहुत सारे कपड़े पहनने से, यानी कि सर्दियों में जब हम 2 या 3 कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी गर्मी फील होती है, जबकि हम एक सिंगल कलर का कपड़ा पहनते हैं तो हमें इतनी गर्मी फील नहीं होती। कारण क्या है, तो अगर हम सिंगल कपड़ा पहनेंगे यानी कि एक अकेला कपड़े पहनेंगे तो उससे होता क्या है, वो हवा ट्रेस आउट तो करता नहीं, लेकिन अगर हम 2 या 2 से ज्यादा कपड़े पहनते हैं तो उसके बीच में ना हवा फिक्स हो जाती है उन दोनों के बीच में। तो एयर जब फिक्स हो जाती है तो क्या होता है, एयर फिक्स होने से प्लस बेनिफिट हमें ये दिखता है कि वहां पर लेयर्स होती हैं, और वो लेयर जो करती हैं वो क्या करती हैं, वो लेयर्स बेसिकली इन दोनों कपड़ों के बीच में ना एयर बना देती है, एयर का गैप आ जाता है। अब एयर का गैप आ जाएगा तो हवा, वायु जो है वो तो बैड कंडक्टर है, तो वो ना एयर हीट को ना बॉडी से बाहर जाने नहीं देता, वो अंदर ही ट्रैप कर लेता है। तो जितने ज्यादा लेयर के कपड़े पहने होंगे उतने बीच में हवा होगी, और हवा एक पुअर कंडक्टर होता है। लुक एट द फिगर 4.13, मार्क द हीट इज बीइंग ट्रांसफर बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। तो देखो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हुई है जिससे ये बर्तन गर्म हुआ है, ये तो कंडक्शन से हुआ है। जो ये पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे कन्वेक्शन चल रहा है, इसके ऊपर भी जो एयर गर्म हो रही होगी, वायु गर्म हो रही होगी, वो कन्वेक्शन होगा। और आसपास जो कोई यहाँ पर होगा जिससे उसको हीट मिल रही होगी तो वो होगा रेडिएशन, क्योंकि आग दूर जल रही है और हम तक किस तरीके से आग की गर्मी पहुंची वो है रेडिएशन। In places of hot climate, it is advised to that outer wall of the house should be painted white. तो hot climate यानी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म वाले मौसम होते हैं वहां पे ये कहा जाता है कि जो बाहर का दीवार है उसको व्हाइट कलर से पेंट करो। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो जो हॉट क्लाइमेट है इसमें वहां पर ऐसा बोला जाता है कि बाहर की दीवारों पर व्हाइट कलर से पेंट करो। कारण यह है कि बाहर की दीवारों पे अगर हम व्हाइट कलर करेंगे तो व्हाइट कलर क्या करता है ना, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सब की सब हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, फेंक देता है, वापस फेंक देता है। अब इससे होगा क्या, जब हीट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, सारी की सारी हीट बाहर फेंक देगा, तो इससे प्लस बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमारा कमरा जो है वो गर्म फील नहीं करेगा या उसमें गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम डार्क यानी कि काला रंग लगा देते या डार्क कलर लगा देते घरों की दीवारों पे तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और गर्मियों के टाइम में, या फिर वह तो हॉट क्लाइमेट है ही तो गर्मियों में और गर्मियां लगेंगी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर पानी लिया आपने 30 डिग्री सेल्सियस में और उसको 1 लीटर पानी में मिला दे जो 50 डिग्री सेल्सियस में है, तो जो ये टेम्परेचर होगा मिक्सचर का ये कैसा बनेगा, 80 डिग्री सेल्सियस मोर देन 50 बट लेस देन 80, 20 डिग्री सेल्सियस से बिटवीन 30 एंड 50। तो देखो जब 30 डिग्री सेल्सियस के पानी को 50 डिग्री सेल्सियस के पानी में मिलाओगे तो तापमान ना बीच का बनेगा, ऐसा भी नहीं होगा कि 30 से कम हो जाएगा या 50 से ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर इन दोनों के मिड में आ जाएगा, एकदम बीच में आ जाएगा। तो बिटवीन 30 एंड 50 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयरन बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस की एक हमने लोहे की बॉल ली और उसको एक पानी में डाल दिया जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री है। होगा क्या, हीट कहां से कहां को जाएगी, तो हम जानते हैं हीट जो ट्रेवल करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ करती है, यानी कि ऊष्मा का संचारण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है। तब आप यहाँ पे देखें फ्लो फ्रॉम आयरन टू बॉल, तो वो कह रहा है कि लोहे से पानी की तरफ चले जाएगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों का टेम्परेचर सेम है। नेक्स्ट है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वो कह रहा है फ्लो ही नहीं करेगा आयरन बॉल से पानी की तरफ या पानी से आयरन बॉल की तरफ फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, हीट का ट्रेवल ही नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम सेम है, जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। नेक्स्ट कह रहा है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ठीक है। तो ये वाटर से आयरन बॉल की तरफ फ्लो करेगा क्या, तो फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल नहीं, ठीक है। एंड इंक्रीज द टेम्परेचर बहुत, तो सब कुछ नहीं होगा, बस एक ही चीज होगा कि हीट का ट्रैवल ही नहीं होगा। तो आयरन की बॉल भी 40 डिग्री सेल्सियस में, पानी भी 40 डिग्री सेल्सियस में, तो हीट का ट्रैवल होगा ही नहीं, ट्रांसफर होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट इज इट्स अदर एंड, एक लकड़ी के चम्मच को हमने आइसक्रीम में डुबाया, तो लकड़ी से ही तो आइसक्रीम खाते हैं, कारण क्या है कि लकड़ी का चम्मच ठंडा नहीं होगा। तो ये कह रहा है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, नहीं, लकड़ी के चम्मच में तो हीट ट्रैवल करती ही नहीं। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड, ठंडा होगा ही नहीं क्योंकि लकड़ी जो है, वुड जो है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, और इसमें हीट का ट्रैवल होगा ही नहीं। चलिए फटाफट नोट करते हैं एंड लास्ट फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेनलेस स्टील के जो पैन होते हैं उनके नीचे बेसिकली बेस में कॉपर का बॉटम क्यों होता है, यानी कि जो बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के उसके तले पर हम तांबा क्यों लगाते हैं। तो आपको भी पता है जो कॉपर होता है वो क्या करेगा, वो बेसिकली जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है और वो हीट को ज्यादा ट्रैवल करवाएगा, ट्रांसफर करवाएगा। हाँ, पूरी की पूरी एंटायर जो भी चीज उसके अंदर कुकिंग हो रही है, कुक हो रही है, उसको पूरा प्रॉपर हीट अप करेगा। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज बेटर कंडक्टर ऑफ कंडक्टर एंड हीट देन द स्टेनलेस स्टील। तो इसलिए हम स्टेनलेस स्टील का बॉटम नहीं बनाएंगे, कॉपर का बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गए हमारे सारे क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, सारी थ्योरी इसमें पढ़ ली है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।